देवराज चौहान के कार स्टार्ट करने पर जगमोहन अपनी जगह से हिला और कार के साथ घूमते हुए दूसरी तरफ का दरवाजा खोला भीतर बैठने के लिए। ठीक है, छड़ी वाले की आवाज आई। 25% पर सौदा मंजूर है। दड़ियल मान गया। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, मुझे मालूम था कि वो मानेगा। देवराज चौहान इंजन बंद करता हुआ बोला। अपना भाव बढ़ाने के लिए वो इनकार कर रहा था। तभी छड़ी वाला पास आ पहुंचा। जगमोहन से बोला, कार में बैठ जाओ। क्यों? जगमोहन ने उसे घूरा। बैठो, बताता हूं। होंठ सिकोड़े जगमोहन कार में बैठ गया। छड़ी वाला नीचे झुका और जगमोहन ने फिर देवराज चौहान को देखा। कार स्टार्ट करो और सीधे आगे बढ़ जाओ। आगे सीमा नाका है, शहर से निकल जाओ। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? जगमोहन के होंठों से निकला, उस तरफ। छड़ी वाले ने झुके झुके ही उंगली से इशारा किया। जोगी के आदमी छिपकर तुम पर निगाह रख रहे हैं। जाहिर है जोगी ने उन्हें कह रखा होगा कि अगर तुम वापस शहर की तरफ पलटने की कोशिश करो तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाए। देवराज चौहान और छड़ी वाले की नजरें मिली। छड़ी वाला ठीक कह रहा था। बोलता तो ठीक है। जगमोहन ने होंठ भींचकर देवराज चौहान को देखा। इस वक्त समझदारी वही है इस वक्त समझदारी यही है कि शहर से बाहर निकल जाओ। छड़ी वाला कह उठा। 2-3 घंटे बाद वापस पलट आना। अभी पलटने पर मामला गर्म हो जाएगा उन लोगों से, जो कि ठीक नहीं होगा। तुम कहाँ मिलोगे? देवराज चौहान ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। अपना मोबाइल नंबर दे दो, छड़ी वाले ने कहा। दोपहर में तुमसे बात कर लूंगा। देवराज चौहान ने उसे मोबाइल नंबर बताया और कार को आगे बढ़ा दिया। साला बहुत बड़ा हरामी है छड़ी वाला। जगमोहन गहरी सांस लेकर कह उठा। और समझदार भी कुछ ज्यादा ही है। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर जगमोहन को देखा। छड़ी वाला वहीं खड़ा कार को जाते देखता रहा। कदमों की आहट पाकर उसने सिर घुमाया तो उसके रात वाले दोनों आदमी पास आ पहुंचे थे, जो कि कुछ दूरी पर छिपे घड़ी वाले को कवर किए हुए थे कि देवराज चौहान या जगमोहन उसे नुकसान न पहुंचा सके। कार निगाहों से ओझल हो चुकी थी। छड़ी वाला पलटा और अपने दोनों आदमियों के साथ सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर उसी तरफ बढ़ गया जिस तरह से वो आया था। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन करीब 3 घंटे बाद दूसरे रास्ते से शहर में वापस लौटे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित छोटे से मामूली से बिना सफाई वाले होटल में कमरा किराए पर लिया, जहां डबल बेड न होकर 2 फोल्डिंग बिछा रखे थे। जगमोहन कार को कुछ दूर पार्किंग में खड़ा कर आया। होटल का छोकरा आया तो उसे चाय लाने को कहा। छोकरा ये कहकर चला गया कि चाय 15 मिनट तक लेकर आएगा, क्योंकि चाय सड़क पार से लानी पड़ेगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर वहां मौजूद टूटी फूटी इकलौती कुर्सी पर बैठ गया। जगमोहन थके अंदाज में फोल्डिंग पर जा बैठा। रात भर नींद न लेने की वजह से दोनों ही थकान से थके से नजर आ रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जगमोहन बोला। योगी की नजरें अब हम पर नहीं है। देखते हैं। अगर हम जोगी की निगाह में हैं तो वो इस बात का एहसास जल्दी ही करा देगा। जगमोहन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कई पल उनके बीच सोचों में ही गुजर गए। तो छड़ी वाला तुम्हारे पीछे इसलिए लगा था कि तुम सोने का ट्रक लूटो और वो। हाँ, वो अपना मतलब निकालने की फिराक में था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम किस फेर में हो? देवराज चौहान ने जगमोहन के चेहरे पर नजर मारी। छड़ी वाले का कोई आदमी उदयवीर के आदमियों में है। उसने ही छड़ी वाले को बताया कि उदयवीर किस फेर में है और किस तरह वो मेरी सहायता ले रहा है। तो ये बात है। हाँ, यही बात है।
देवराज चांद ने अपने शब्दों पर जोर दिया, क्योंकि जब पहली बार जोगी के आदमी मस्तान सिंह से उसके रेस्टोरेंट में मिला था तो छड़ी वाले से पहली मुलाकात वहीं हुई थी। इस बात से स्पष्ट है कि मेरी और उदयवीर के बीच मुलाकातों और बातों का दौर छड़ी वाले तक पहुंच रहा था। मतलब कि छड़ी वाले की पहुंच उदयवीर तक है। हाँ, शायद यही वजह होगी कि उसने फोन पर उदयवीर से बात नहीं की, देवराज चांद ने कहा और फोन निकालकर ऑन करने के बाद नंबरों का पुश बटन दबाया। किसे? जगमोहन ने पूछा। उदयवीर को। उसे अभी तक नहीं बताया कि 25% सोना ट्रक की जानकारी देने वाले को देना होगा। देवराज चांद लाइन मिलने का इंतजार करने लगा। अगला दृश्य। भाई, उदयवीर ने धर्मवीर राणा को देखा। तुम आजकल कहाँ रहते हो? रात दिन सुबह शाम तुम्हारे बारे में कोई खबर ही नहीं मिलती। किस काम में लगे हुए हो? काम अपने धंधे के ही हैं, धर्मवीर राणा ने मुस्कुराकर कहा। सोने से भरा ट्रक हाथ में आते ही हमें हथियार खरीदने। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं कि बढ़िया हथियार कहाँ से मिल सकते हैं। इसी काम के लिए शहर में और बाहर भी भागदौड़ करता फिर रहा हूं। सूरज के पास बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा आने वाला। उन हथियारों के बारे में मालूम कर चुका हूं, धर्मवीर राणा ने शांत स्वर में कहा। वो हथियार पुराने मॉडल के हैं, हमारे काम के नहीं। मैं ऐसे हथियार खरीदना चाहता हूं जो जोगी को जड़ से उखाड़ फेंके। लेकिन इस काम के लिए तुम क्यों भागे फिर रहे हो? हमारे पास कितने आदमी हैं जो हथियारों के एक्सपर्ट हैं। ये काम वो कर लेंगे, तुम। उदयवीर, मेरे काम में दखल मत दो, धर्मवीर राणा ने लापरवाही से कहा। मेरे बिना भी तुम्हारे काम निपट सकते हैं। अभी 5-7 दिन मैं व्यस्त रहूंगा। लेकिन तभी मोबाइल फोन से आवाज आई। उदयवीर ने फौरन आगे बढ़कर टेबल पर पड़ा फोन उठाया और बात की। उस आदमी से सौदा हो गया? देवराज चौहान की आवाज पहचानते ही उदयवीर ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान की आवाज आई। 25% वो लेगा। 25? वो कमीना। फालतू बात मत करो, कहो तो मना कर देता हूं उसे। देवराज चौहान का सख्त स्वर सख्त हो गया। उदयवीर के होंठ भिज गए, चाहकर भी कुछ कह न सका। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी बात पर देवराज चौहान उखड़कर इस काम के पीछे हट जाए। ठीक है, उदयवीर ने अपने पर काबू पाते हुए कहा। अब काम के बारे में क्या प्रोग्राम है? काम चल रहा है, जो बात होगी तुम्हें बता दी जाएगी। उसके साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। उदयवीर ने फोन बंद किया और धर्मवीर राणा को देखा। भाई, देवराज चौहान ने, मुझे कुछ मत बताओ, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। धर्मवीर राणा उठता हुआ बोला। ये तुम्हारा काम है, तुम संभालो। देवराज चौहान से तुम ही बात कर रहे हो शुरू से, उसका मामला तुम ही निपटो। किसी तरह की दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत तो नहीं है, मैं चलता हूं फिर, मुझे कहीं पहुंचना है। कहने के साथ ही धर्मवीर राणा मुस्कुराया और पलटकर बाहर निकलता चला गया। उदयवीर ने उसे रोका नहीं, नजरें हाथ में पड़े मोबाइल फोन पर जा टिकी। अगला दृश्य। शाम को करीब 4 बजे मोबाइल फोन से बीप बीप की आवाज उभरी। देवराज चौहान और जगमोहन उस वक्त गहरी नींद में थे। दोनों की आंख एक साथ ही खुली। देवराज चौहान ने फोन उठाया, ऑन किया। हेलो। वापस आ गए? छड़ी वाले की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, तुम? मेरे ख्याल में अब तुम जोगी के आदमियों की नजर में नहीं होगे। शायद ऐसा ही हो। शायद नहीं, पक्का। जोगी के आदमी इंसान है, भूत प्रेत नहीं कि हर बात की खबर रहे। छड़ी वाले का मुस्कुराता स्वर कानों में पड़ा। मुझे बताओ, तुम कहां पर हो? मैं पहुंच रहा हूं। देवराज चौहान ने होटल का पता बताकर फोन बंद कर दिया। वो आ रहा है? जगमोहन ने पूछा।
हाँ, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और वो अपने बारे में बताने को तैयार नहीं। हमें किसी भी हालत में उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना है। इसके लिए सावधान रहना है कि वो कोई गड़बड़ करे तो मामले को संभाला जा सके। जगमोहन ने सिर हिलाया। हो सकता है छड़ी वाला हमें अपने खेल में फंसा रहा हो। देवराज चौहान ने उसे देखा। क्या मतलब? जगमोहन चौंका। हो सकता है छड़ी वाले ने ये जो भी है उसने अपने आदमी तैयार कर रखे हों और उसे उस मौके का इंतजार हो जब हम जोगी के ट्रक पर कब्जा करें। तुम्हारा मतलब कि छड़ी वाला पूरे ट्रक पर कब्जा करना चाहता है? जगमोहन के होंठों से निकला। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है। ऐसा भी हो सकता है। हमें हर वक्त हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहना होगा। देवराज चांद की आवाज में सख्ती उभर आई। छड़ी वाला पूरी तरह हमारी नजर में शक के घेरे में है, लेकिन हम उससे पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकते क्योंकि वो उस ट्रक के बारे में सब कुछ जानता है, इसके बारे में हमें जानना है। किसी तरह छड़ी वाले की असलियत नहीं मालूम की जा सकती? जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। नहीं, इस वक्त ऐसी कोशिश करना ठीक नहीं होगा। वो हमें आने वाले ट्रक के बारे में बताने वाला है। अगर उसे इस बात का एहसास हो गया कि हम उसे शक भरी नजरों से देख रहे हैं तो हो सकता है वो पीछे हट जाए, योगी के सोने वाले ट्रक के बारे में कुछ न बताए, जबकि हमें हर हाल में उस ट्रक के बारे में सारी जानकारी पानी है। जानकारी पाने के बाद हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, जगमोहन ने कहा। नहीं, बिना किसी वजह से उससे उससे पीछा छुड़ाना धोखेबाजी होगी। जब तक वो कोई गड़बड़ नहीं करता तब तक हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। यह भी हो सकता है कि हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। वो साफ मन से हमारे साथ हो और 25% सोने को पाने की कोशिश में हो। जगमोहन होंठ सिकोड़े सोच भरे अंदाज में देवराज चौहान को दिखता रहा। अगला दृश्य। 1 घंटे बाद छड़ी वाला वहां पहुंचा। ठहरने के लिए अच्छी जगह पसंद की है, वो फोल्डिंग पर बैठता हुआ बोला। योगी सोच भी नहीं सकता कि तुम लोग वापस आ सकते हो। अगर उसे ऐसा कुछ आभास हुआ तो ये कभी नहीं सोच पाएगा कि तुम लोग यहां ठहर सकते हो। देवराज चांद शांत भाव में कुर्सी पर बैठा रहा। काम की बात करो। जगमोहन ने तीखी निगाहों से उसे देखा। काम की बात? छड़ी वाले ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। अब हमारे बीच काम की ही बात होनी है। उस ट्रक के बारे में बताओ जो। इतना तेज मत चलो, जरा धीरे, पहले दूसरी बातें कर ली जाएं। छड़ी वाला कह उठा। सबसे पहले तो मुझे इस बात की तसल्ली चाहिए कि वायदे के मुताबिक मुझे मेरा 25% सोना हर हाल में मिलेगा। तुम्हारा मतलब कि हम चोर हैं? जगमोहन उखड़ गया। मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो फिर और क्या वायदा मांग रहे हो? हमारा कहा झूठा है क्या? हम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक तरफ उदयवीर राणा है, दूसरी तरफ जोगी, फिर ये देवराज चौहान। ऐसे में मेरी गिनती कहीं भी नहीं होती। अगर मेरे साथ धोखा हो गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। सोने को पाने को कब से तरस रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी करी बात पर विश्वास है? देवराज चौहान बोला। है। अगर ना भी होता तो भी करना पड़ता। इसके सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं मेरे पास। तो फिर मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। ये तो मैंने सुन रखा है कि तुम अपने कहे पर खरे उतरते हो। छड़ी वाला धीमे स्वर में कह उठा। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली करना जरूरी समझा। बेकार की बातें छोड़ो, जगमोहन कह उठा। तुम जोगी के उस ट्रक के बारे में बताओ जिसमें सोना आ रहा है। जो जानते हो सब कुछ कह डालो। छड़ी वाला मुस्कुराया, कपड़ों में से छोटा सा लिफाफा निकाला और जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया।
उलझन भरे अंदाज में जगमोहन ने लिफाफा थामा। अब बताऊंगा तो कल तुम दोनों को वो रास्ता भी दिखाना पड़ेगा जिस पर से उस ट्रक ने आना है और जिन सड़कों से निकलना है। मैं वक्त बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखता। कल सुबह मैं 9 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। तैयार रहना। यहाँ से चलेंगे। जो बताना है वो भी बता दूंगा और रास्ते भी बता दूंगा। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जो लिफाफा दिया है उसमें मेकअप का सामान है। 9 बजे तक जब मैं आऊं तो मेकअप भी चेहरों पर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जोगी या उसके आदमी तुम दोनों को पहचान कर घेर लें और तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी रगड़ दें। कहने के साथ ही वो पलटा और बाहर निकलता चला गया। जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर गहरी सांस ली। साला नंबरी हरामी लगता है। जगमोहन बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। तुम हमें शहर से बाहर ले जा रहे हो? एकाएक जगमोहन कह उठा। छड़ी वाला कार ड्राइव कर रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन पीछे वाली सीट पर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर मेकअप था। जगमोहन ने मूछें और काला चश्मा लगा रखा था। सिर पर कैप रखी हुई थी और देवराज चौहान के चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगी हुई थी। एक निगाह में उन्हें पहचान पाना संभव नहीं था। हाँ। जगमोहन के शब्दों पर छड़ी वाले ने सिर हिलाया। हम शहर से बाहर निकल आए हैं। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। छड़ी वाले ने अब कार की स्पीड बढ़ा दी। तुम जिस मतलब की खातिर मेरे पीछे लगे थे वो मतलब तो पूरा हो गया तुम्हारा? देवराज चौहान बोला। हाँ। छड़ी वाले ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए गर्दन घुमाकर एक पल के लिए देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। पूरा हो गया। अब तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हाँ, लगता तो यही है कि हम साथ काम कर रहे हैं। छड़ी वाले का स्वर शांत था। अब साथ रहना हो तो फिर पर्दा नहीं चलता। ठीक कहते हो, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझता। वो हौले से हंसा। तुम उस ट्रक पर कब्जा करो। 25% सोना मेरे हवाले करो तो मैं चलूं। हम लोगों के बीच यहीं तक रिश्ता है। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मतलब कि अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? उसने कोई जवाब ना दिया। अपने बारे में बताने का तुम्हें कोई नुकसान होगा क्या? देवराज चौहान ने कश लिया। जिस बात का कोई फायदा ना हो वो मैं करता ही नहीं। ठीक है साला। जगमोहन बड़बड़ा उठा। छड़ी वाले ने उसके शब्द सुने और मुस्कुरा कर रह गया। देवराज चौहान का चेहरा शांत रहा। तुम हमें सोने के उस ट्रक के बारे में बताने जा रहे हो? एकाएक जगमोहन ने कहा। हाँ। जब तुम बता दोगे तो हम तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हारे बारे में जान सकते हैं या फिर तुम्हें लात मारकर दफा कर सकते हैं। इस बात का एहसास तो होगा तुम्हें। है। पूरी तरह से है। तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक देवराज चौहान तुम्हारे साथ है तब तक शायद तुम्हारी सोच पूरी ना हो। क्यों? सुन रखा है कि देवराज चौहान जुबान देकर धोखेबाजी नहीं करता। तब तक ही वायदा कायम रहता है जब तक सामने वाला सीधा रहे। चिंता मत करो। वो हौले से हंसा। मैं बहुत सीधा हूं। इसके साथ ही उसने कार की स्पीड कम की और धीरे धीरे सड़क किनारे करते हुए कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। देवराज चौहान और जगमोहन ने आसपास देखा। यह हाईवे का वो हिस्सा था जहां दोनों तरफ खाने पीने के ढाबे और चाय की दो चार दुकानें थी। लंबे सफर के यात्री यहां कुछ देर खाने पीने के लिए ठहर जाते थे और सुस्ता लेते थे। यहां क्यों रुके? जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। छड़ी वाले ने आसपास देखा, फिर शांत स्वर में बोला। यह छोटी सी जगह जनकपुर के नाम से जानी जाती है। दोनों खामोश रहे। आओ, चाय पीते हैं।
कहने के साथ ही छड़ी वाला कार से निकला और सामने नजर आ रही चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन भी बाहर निकले। ये यहां पर वक्त खराब क्यों कर रहा है? जगमोहन बोला। वक्त नहीं खराब कर रहा, यहां आया है, रुक रहा है तो उसकी वजह होगी। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट उछालते हुए कहा। मेरे ख्याल से ये ट्रक के बारे में बताएगा। ये बात तो शहर में भी बता सकता था। आओ। दोनों चाय की दुकान के सामने पड़ी चारपाइयों में से एक पर बैठे। सामने वाली चारपाई पर छड़ी वाला बैठा था। वहां शांति थी इस वक्त। खास मुसाफिर नहीं थे। चाय की दुकान का छोकरा उनके हाथों में चाय के गिलास थमा गया था। जब तुम सोने के ट्रक पर कब्जा करोगे तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा देवराज चौहान। इस बात की मैं गारंटी नहीं देता। क्यों? इसलिए कि अभी मैं ट्रक की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हो सकता है ट्रक को कब्जाने में मुझे 2-4 आदमियों की जरूरत पड़े या फिर किसी की जरूरत ना पड़े। अगर तुमने मुझे साथ ना लिया तो मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम्हारे पीछे रहने से मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आती तो मुझे कोई एतराज नहीं। देवराज चौहान ने कहते हुए चाय का घूंट भरा। छड़ी वाले ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर कह उठा। आज से तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को योगी का वो ट्रक ये इसी सड़क से गुजरेगा। कहते हुए छड़ी वाले ने शांत निगाह सड़क की तरफ मारी। शुक्रवार को? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ। इस सड़क से? हाँ। कितने बजे? जगमोहन के चेहरे पर तीव्र चमक उभर आई थी। शाम को 4 और 6 के बीच। देवराज चौहान ने कश लेकर शांत स्वर में कहा। खुलकर समझाओ। छड़ी वाले ने उन्हें उठने का इशारा किया और सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क के किनारे पहुंचकर तीनों ठिठके। हम इस तरफ से यानी कि शहर की तरफ से आए हैं। छड़ी वाले ने जहां कार खड़ी थी उस दिशा की तरफ इशारा करते कहा। फिर दूसरी तरफ देखकर बोला, और वो ट्रक इस तरफ से आएगा और शहर की तरफ जाएगा, इसी सड़क से गुजरेगा। यहां रुकेगा? जगमोहन ने पूछा। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि नहीं रुकेगा। जिस ट्रक में सोना भरा पड़ा हो वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेगा। कहीं रुककर वक्त बर्बाद करने वाले कहीं रुककर वक्त बर्बाद नहीं करेंगे वो लोग। रास्ते में भी वो लोग वहीं वहीं कहीं रुकेंगे जहां रुकने की उन्हें बहुत जरूरत होगी। ये ट्रक आ कहां से रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। इस बात को जानकर क्या करोगे? तुम आगे के काम को देखो। गाड़ी वाले ने गंभीर स्वर में कहा। वो ट्रक कोई सामान्य ट्रक नहीं है। मीडियम साइज का बख्तरबंद ट्रक है, बुलेट प्रूफ। इस बख्तरबंद ट्रक का कॉम्बिनेशन लॉक है। लॉक पर 3 जगह कॉम्बिनेशन नंबर है, जिन्हें जाने बिना उन्हें खोलने की कोशिश करना वक्त बर्बाद करना है। उस लॉक को खोलना बहुत कठिन काम है। और तुम उस लॉक के कॉम्बिनेशन नंबर को जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। छड़ी वाले के होंठों पर मुस्कान उभरी। नहीं, मैं नहीं जानता उस लॉक के नंबर को। तो फिर तुम जानते क्या हो? जगमोहन का स्वर उखड़ गया। उस ट्रक के बारे में हर बात जो तुम लोग नहीं जानते, छड़ी वाले ने कहा। तुम लोग खुद ही सोचो कि भला मुझे उस सीक्रेट नंबर की जानकारी कैसे हो सकती है। देवराज चौहान और जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। उस मीडियम बख्तरबंद ट्रक में 2 गनमैन होंगे जो बेहद खतरनाक, दिलेर और निशानेबाज हैं। अपने मालिक की तरफ से उन्हें पूरी छूट है कि अगर कोई ट्रक पर हाथ डालने की कोशिश करे तो उसे बिना मौका दिए खत्म कर दिया जाए। वो दोनों गनमैन ट्रक ड्राइवर की बगल में बैठे होंगे। वो ड्राइवर भी अपने आप में खतरनाक इंसान है और उसके पास रिवॉल्वर रहती है। उस ट्रक पर कैसे कब्जा पाया जा सकता है?
जगमोहन ने उसे देखा। ये बातें तुम लोगों के सोचने की हैं। मुझे सिर्फ ट्रक के बारे में पूरी जानकारी है। साला, हर बात से पल्ला झाड़े जा रहा है, जगमोहन बड़बड़ाया। छड़ी वाले ने पुनः कहना शुरू किया। ट्रक में मौजूद उन तीनों के निशाने से बचना है तुम लोगों ने। यहां से निकलकर ट्रक जाएगा कहां? देवराज चौहान ने पूछा। शहर। हम कार में बैठकर वापस चलते हैं। रास्ता देखते जाना। शहर में जिन जिन रास्तों से वो ट्रक गुजर कर जहां पहुंचेगा, वो सब कुछ तुम लोगों को बता देता हूं। उसके बाद ट्रक को कब्जे में कैसे करना है, ये प्लान तुमने ही बनाना है। उसके बाद छड़ी वाले ने उन दोनों को कार में बिठाया और वापस चल पड़ा। इस बार वो कार धीमी रफ्तार से चला रहा था और रास्ते में उन्हें बताता जा रहा था कि किस किस जगह पर छिपकर कोई हरकत की जा सकती है। देवराज चौहान और जगमोहन उसकी हर बात पर गौर कर रहे थे। उसके बाद कार शहर में प्रविष्ट हुई और कई सड़कों से गुजरकर सड़क के एक किनारे पर जा रुकी। इंजन बंद करके छड़ी वाला सामने की बिल्डिंग की तरफ इशारा करता हुआ बोला, उस बिल्डिंग में पहुंचेगा वो ट्रक। देवराज चौहान और जगमोहन ने बिल्डिंग को देखा। वो 2 मंजिला बिल्डिंग थी। उसकी कतार में और भी इमारतें बनी हुई थी। ये चलता इलाका था। वाहन लगातार आ जा रहे थे। ये बिल्डिंग किसकी है? देवराज चौहान ने पूछा। जाहिर है मोहनलाल जोगी की होगी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें उस बिल्डिंग के आसपास घूमती रही। मैं तुम लोगों को सब कुछ बता चुका हूं, छड़ी वाले ने कहा। अगर कोई बात पूछनी बाकी रह गई हो तो पूछ लो, ताकि मुझे फुर्सत मिले। देवराज चौहान ने उसे देखा। ट्रक के बारे में अगर यही जानकारी है तो फिर कुछ नहीं पूछना। छड़ी वाले ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। कुछ तो सोच ही लिया होगा कि काम कैसे करना है? छड़ी वाले ने पूछा। हमने काम कैसे करना है ये हमारा जाती मामला है। अपनी बात हम किसी को नहीं बताते। छड़ी वाला मुस्कुराया। जगमोहन पुनः कह उठा। फिर भी हम तुम्हें बता सकते हैं कि हम कैसे उस ट्रक पर कब्जा करेंगे। बताओ। छड़ी वाले की निगाह जगमोहन पर जा टिकी। खाली खाली नहीं, तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। जगमोहन ने होंठ सिकोड़े। छड़ी वाला मुस्कुरा पड़ा। मुझे नहीं जानना कि तुम काम कैसे करते हो। मुझे तो अपने 25% सोने से मतलब है। जब ठीक वक्त आएगा मैं हाजिर होकर ले लूंगा। मतलब कि तुम हम पर नजर रखोगे? जगमोहन बोला। हाँ, क्योंकि आंखें बंद रखना मेरी आदत नहीं है। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बड़ों बड़ों की आंखें बंद हो जाती हैं, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा और कार से बाहर निकलकर आगे जा रहे देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। छड़ी वाला कई पलों तक उन्हें जाते देखता रहा, फिर मोबाइल फोन पर नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। मिला वो? नहीं। वो बेवकूफो, छड़ी वाला दांत भींच कर कह उठा। एक मामूली सा काम नहीं कर सके? हमारे आदमी हर तरफ फैले हैं। एक बार उसके नजर आने की देर है, वो बच नहीं सकता। ये बात, ये शब्द कब से कह रहे हो? आवाज नहीं आई। जवाब दो। छड़ी वाला गुर्रा उठा। 3 दिन। दूसरी तरफ से दबी सी आवाज आई। और 3 दिन में तुम लोग एक आदमी को तलाश करके नहीं पकड़ सके। हम उसे जल्दी तलाश, शुक्रवार तक मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूं। छड़ी वाला क्रूर स्वर में कह उठा। अगर ये काम तुमने पूरा नहीं किया तो उन सारे कामों को निपटाकर मेरे सामने आ जाना, जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल हो कि मरने से पहले पूरे हो जाएं। इसके साथ ही उसने फोन का स्विच ऑफ कर दिया। अगला दृश्य। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे जब देवराज चौहान ने उन सारे रास्तों का नक्शा कागज पर उतारा।
जहां से सोने सोने से भरे उस ट्रक ने गुजरना था, और उस रास्ते में जो जो जगहें उनके काम की थी उन जगहों को भी कागज पर उतारा। इस सारे काम से निपटकर देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, जो आंखें बंद किए उस होटल के कमरे की टूटी फूटी चारपाई पर लेटा था। खुली आंखों से छत को देख रहा था, जहां 30 साल पुराना पंखा अभी भी हिम्मत इकट्ठी किए हवा देने की कोशिश कर रहा था। कहाँ गुम हो? जगमोहन सोचों से निकला, देवराज चौहान को देखा। छड़ी वाले के बारे में सोच रहा हूं कि वो कौन है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हाँ, तुम जानते हो उसके बारे में? अभी तक तो नहीं जानता, देवराज चौहान ने कस लिया। लेकिन जब भी वो सामने होता है तो जाने क्यों ऐसा लगता है कि इससे पहले भी कभी मिला हूं। कहाँ? जगमोहन फौरन सीधा होकर बैठ गया। ध्यान नहीं आता, देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। हो सकता है मेरा ख्याल गलत भी हो, वो सिर्फ ट्रक में से 25% सोना ही हासिल करना चाहता हो। जो भी हो, साला एक नंबर का चालू आदमी है, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। कुछ सोचा कि जोगी के उस ट्रक पर कब्जा कैसे करना है? अभी हमारे पास 2-2.5 दिन का वक्त है। जिन रास्तों से उस ट्रक ने आना है उन्हें अच्छी तरह देखना पड़ेगा। इसके साथ ही तय हो जाएगा कि हमने हरकत में कैसे आना है। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान के मोबाइल की बीप की आवाज आने लगी। देवराज चौहान ने फोन ऑन करके बात की। दूसरी तरफ उदयवीर राणा था। देवराज चौहान? हाँ। जोगी के ट्रक के बारे में कुछ पता चला? 3 दिन रह गए उस ट्रक के आने में। उदयवीर राणा की आवाज में व्याकुलता के भाव भरे पड़े थे। मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया? मुझे बताओ कि ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम तुम्हें इस ट्रक का सोना चाहिए, वो मिल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खबर तो होनी चाहिए कि तुम। मेरे मामले में ज्यादा सिर खपाने की कोशिश मत करो। कर्ण सिंह और लाला फुर्सत में है। कर्ण सिंह और लाला? क्यों? उसी ट्रक के मामले में उनकी जरूरत है। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बोलो कहाँ भेजूं उन दोनों को? तैयार रखो उन्हें और मेरे फोन का इंतजार करो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन ऑफ कर दिया। अगला दृश्य। उदयवीर राणा ने फोन ऑफ किया ही था कि धर्मवीर ने भीतर प्रवेश किया। भाई, उदयवीर कह उठा, कल से तुझे देखा नहीं, तेरी कोई खबर नहीं। तेरे को बताया तो कि मैं बढ़िया हथियारों की तलाश में हूं। धर्मवीर बैठते हुए कह उठा। हथियार तेरे को तभी मिलेंगे जब जोगी का ट्रक हमारे पास होगा जिसमें सोना है, उदयवीर उखड़े स्वर में कह उठा। और तूने तो एक बार भी नहीं पूछा कि देवराज चौहान कर क्या रहा है? जरूरत ही महसूस नहीं हुई पूछने की। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो काम तेरे हवाले है उसे तो हर हालत में पूरा करके ही रहेगा, और देवराज चौहान ने जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करने की वो हर संभव कोशिश करेगा। फिर भी तेरे को पूछना तो चाहिए। ठीक है, अब पूछ लेता हूं। धर्मवीर राणा मुस्कुरा मुस्कुरा रहा था। बता। जोगी का सोने से भरा ट्रक शुक्रवार को आ रहा है, ये तो हमें मालूम ही था, लेकिन कब, कहाँ, कैसे आ रहा है, देवराज चौहान ने इस बात की जानकारी हासिल कर ली है। अच्छा? धर्मवीर राणा का स्वर शांति था। देवराज चौहान शुक्रवार को उस ट्रक पर हाथ डालेगा। इस काम के लिए कर्ण सिंह और लाला की मांग कर रहा था वो। मैंने हाँ कर दी। ठीक किया, धर्मवीर ने कहा। कल सुबह शायद 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाऊं। कहाँ? मीरापुर। मालूम हुआ है कि शेर सिंह के पास कहीं से बहुत खतरनाक हथियारों का जखीरा आ रहा है।
उन हथियारों के सैंपल उसके पास हैं। जाकर देखता हूँ, अगर काम के हथियार हुए तो उनका सौदा कराऊंगा। कहीं और से तो हथियार पसंद नहीं आए। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। शुक्रवार को वो ट्रक। शुक्रवार तक मुझे फुर्सत मिल जाएगी, धर्मवीर राणा उठता हुआ बोला। तब तक मैं आ जाऊंगा। हमारे ढेरों आदमी हैं, मेरे ना होने पर भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कहने के साथ ही वो भीतर की तरफ बढ़ता चला गया। उदयवीर राणा ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई और कश लिया। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान और जगमोहन बेहद व्यस्त रहे। उस ट्रक ने जिन जिन रास्तों से गुजरकर उस बिल्डिंग तक पहुंचना था, उन रास्तों को उन्होंने कई बार तय किया। रास्ते के हर हिस्से को बारीकी से देखा। इस वक्त जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था और देवराज चौहान रास्ते का नक्शा हाथ में थामे सड़क के दाएं बाएं वाली जगहों को देख रहा था। कार की स्पीड बहुत कम थी। वैसे तुमने सोचा क्या है? ट्रक को कब्जे में करने की योजना क्या बनाई है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। हमने ठहरी हुई जगह पर हाथ नहीं मारना कि जहां सशक्त योजना बनानी पड़े। क्या मतलब? मतलब कि हमने किसी वॉल्ट या बैंक या ऐसी किसी जगह पर हाथ नहीं मारना कि जहां योजना बनाकर काम किया जा सके। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमें एक ऐसे ट्रक को अपने कब्जे में करना है जो स्पीड से आ रहा होगा। ऐसे में योजना कोई खास काम नहीं करती। हालातों का रुख किसी भी तरफ पलट सकता है। सब कुछ भी हो सकता है। जगमोहन ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। योजना बनाकर तो हम चलेंगे, देवराज चौहान ने कस लेकर कहा। लेकिन उस योजना में काम के दौरान कभी भी बदलाव आ सकता है और तब हमें अपनी समझ के मुताबिक काम लेना होगा। लेकिन तुम तो उदयवीर के आदमियों को इस काम में साथ ले रहे हो, एकाएक जगमोहन ने कहा। इस काम में बाहरी आदमी मामले को खराब कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को काम करते देखा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। कर्ण सिंह और लाला जितने खतरनाक हैं उतने समझदार भी हैं। उन दोनों में तालमेल है कि बिगड़े हालातों को कैसे संभालना है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कार को तंग मोड़ पर ले चलो, वो जहां पीपल का पेड़ है। हाँ। जगमोहन ने कार तेज कर दी। जहां चाय ढाबे और चाय की दुकानें थी, वहां से शहर की तरफ बढ़ा जाए तो 4 किलोमीटर आगे ऐसा तंग मोड़ था कि वहां से सावधानी से मुड़ना पड़ता था। एक तो मोड़ पर सड़क तंग थी, दूसरे वो यू के आकार का मोड़ था। अगर दूसरी तरफ से कोई भी मुड़ने के लिए आ रहा हो तो उस स्थिति में एक्सीडेंट का पूरा पूरा चांस था। कुछ देर बाद वो मोड़ आने पर जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे ढलान पर उतारा और इंजन बंद कर दिया। दोनों बाहर निकले। शाम के 3 बज रहे थे। यहां क्या? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। जगमोहन वहीं कार से टेक लगाकर इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। आते जाते वाहनों में गोली की सी रफ्तार थी। हाईवे पर अंधी रफ्तार से वाहन आ जा रहे थे। अगला दृश्य। 20 मिनट बाद देवराज चौहान वापस आया। हम इस मोड़ पर हरकत में आएंगे, देवराज चौहान ने कहा। इस हाईवे पर हरकत में आने के लिए इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं है। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। मतलब कि सोच लिया? थोड़ा बहुत। क्या तय किया? देवराज चौहान ने कार के बोनट को थपथपाया, फिर कह उठा। यह मोड़ कितना खतरनाक है तुम देख ही चुके हो। कई बार यहां से गुजरे हो। हाँ। तो वो ट्रक सामने से आता हुआ ज्यों ही मुड़ेगा, और अभी आधा ही मुड़ा होगा कि ट्रक ड्राइवर को फौरन ब्रेक लगाने पड़ेंगे, जबकि वो ट्रक उस समय मोड़ मुड़ता हुआ इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होगा। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। लेकिन ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाएगा क्यों? क्योंकि चंद कदमों के फासले पर एक आदमी इस कदर घायल होकर पड़ा होगा कि कभी भी मर सकता है।
और उसके पास ही एक आदमी ने दूसरे को पीछे से बाहों में जकड़ रखा है और सामने खड़ा अन्य व्यक्ति उसे चाकू मारता जा रहा है। उसकी कमीज खून से भरी पड़ी है। देखते ही देखते वो गिर जाता है और मारने वाले दोनों व्यक्ति पास खड़ी कार पर सवार होकर भाग निकलते हैं। ये सब देखने पर वो लोग ट्रक जरूर रोकेंगे। समझा। जगमोहन ने सिर हिलाया। लेकिन इस पर भी उन्होंने ट्रक ना रोका तो? उन्हें रोकना पड़ेगा। लाशों पर ट्रक के पहिए चढ़ाकर तो गुजरने से रहे। ऐसा करके खामखा की मुसीबत तो अपने सिर पर लेंगे नहीं। वो ट्रक को लाशों से बचाकर भी तो नहीं निकल सकते। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि वो लाशें ही इस तरह सड़क पर बिखरी होंगी कि निकला नहीं जा सकेगा। फिर उसके बाद अपना रास्ता साफ करने के लिए, लाशों को हटाने के लिए वो ट्रक से बाहर आएंगे और यही वो वक्त होगा कि उन लोगों पर काबू पाया जाएगा। कैसे? ये तो उस वक्त के हालातों पर निर्भर है कि कैसे। जगमोहन कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। उस वक्त वहां और भी वाहन हो सकते हैं। हमारा वो वक्त काम का होगा। हमने सिर्फ अपने टारगेट को देखना है। उस वक्त जो हो रहा होगा उसे देखते हुए कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो चार आदमी, मैं, तुम, कर्ण सिंह और लाला होंगे। हाँ। अभी कई सवालों की जरूरत है। जैसे कि अभी कुछ मत पूछो, बाकी की बात होटल पहुंचकर करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन तभी देवराज चौहान के मोबाइल की बेल बज उठी। जेब से फोन निकालकर स्विच ऑन किया। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। हेलो। आज तो सुबह से भागदौड़ हो रही है। छड़ी वाले का सामान्य स्वर कानों में पड़ा। तो तुम हम पर निगाह रख रहे हो? देवराज चौहान का स्वर तीखा हो गया। नहीं, निगाह तो दुश्मनों पर रखी जाती है। मैं तो तुम लोगों को कवर किए हूं कि मेकअप के बावजूद भी योगी के आदमी ने तुम्हें पहचान लिया तो बिगड़े को संभाल सकूं। मतलब कि आसपास ही हो। मेरे बारे में मत सोचो कि कहाँ हूं। मेरी जरूरत हो तो बोलो। योगी के उस ट्रक का रंग बता सकते हो कि वो कैसा होगा? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ट्रक का नंबर मालूम है, RPQ 6465। देवराज चौहान ने स्विच ऑफ करके फोन जेब में डाल लिया। अगला दृश्य। होटल के उस कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कर्ण सिंह, लाला और जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान पर थी। ट्रक से वास्ता रखती बातें देवराज चौहान खुलासा तौर पर बताकर हटा था। साथ में यह भी बताया कि ट्रक पर कब्जा कहां पर करना है और कैसे करना है। उसकी बात को तीनों ने बहुत ध्यान से सुना था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर तीनों को देखा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देवराज चौहान ने कहा। चारपाई पर कर्ण सिंह ने पहलू बदला। बाकी तो सब ठीक है। खतरा तो इस बात का है कि ऊपर से कोई आ गया तो। ऊपर से? कौन? देवराज चौहान ने उसे देखा। हाईवे पर से निकलने वाले अन्य वाहन और उनमें बैठे लोग। देवराज चौहान ने कश लेकर सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऊपर से टपकने वाले लोग किसी भी स्थिति में मामले में दखल देने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बल्कि सोचेंगे कि लेट हो जाते, ये सब ना देखना पड़ता। और अगर किसी ने बीच में आने की हिम्मत कर दी तो देवराज चौहान के होंठ भिज गए। उसे किसी भी हाल में जान से नहीं मारना है। किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेनी है हमने। और अगर लेने की जरूरत पड़ गई तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जरूरत पड़ेगी। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा।
ये सोचना ही छोड़ दो कि ट्रक पर कब्जा करने के दौरान किसी की जान लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचने से शायद ही किसी की जान लेनी पड़े। अगर पहले ही दिमाग में खून खराबा रखोगे तो वहां लाशें अवश्य बिछेंगी। कर्ण सिंह और लाला की नजरें मिली। जगमोहन खामोश था सोच में। तुमने बताया कि ट्रक में ड्राइवर के अलावा 2 गनमैन भी मौजूद हैं। हाँ। वो लोग तो यकीनन कुछ करेंगे, कर्ण सिंह बोला। हो सकता है। वहां खून खराबा हो सकता है। उस वक्त वहां जो हालात होंगे वैसे ही करना है। देवराज चौहान का सर सख्त हो गया। लेकिन उस ट्रक को किसी भी हालत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ट्रक पर कब्जा करने के बाद उसे ले कहां जाना है? जगमोहन कह उठा। यह उदयवीर राणा बताएगा। उसने ट्रक रखने की जगह तैयार कर ली होगी। इस सिलसिले में आज उदयवीर से बात करूंगा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही कर्ण सिंह बोला, तुम्हारा सारा प्लान सुना, लेकिन एक बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात? लाला के होठों से निकला। देवराज चौहान का कहना है कि दोनों नकली लाशों से सड़क पर घिरी पाकर ट्रक में से 1-2 लोग शायद गनमैन उतरेंगे लाशों को एक तरफ करने के लिए। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है ट्रक में से कोई भी ना उतरे। नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? देवराज चौहान मुस्कुराया। तो 2 ही बातें होंगी, कर्ण सिंह बोला। वो ट्रक को आगे नहीं बढ़ाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे ताकि वक्त बीतने के साथ साथ वहां पुलिस पहुंचे और उन्हें ट्रक में पड़े सोने की खुशबू मिल जाए, जिससे सोना भी हाथ से जाए और पुलिस ट्रक में मौजूद इन तीनों को पकड़ ले। तुम ही सोचो कि तुम्हारे पास ट्रक में सोना भरा पड़ा हो तो क्या तुम कहीं 1 सेकंड भी रुकना पसंद करोगे? ये ठीक कहता है, लाला कह उठा। कर्ण सिंह कुछ नहीं कह सका। दूसरी बात? हो सकता है वो लोग ट्रक से बाहर ना निकलें और ना ही रुकें। लाशों के रूप में हम सड़क पर पड़े होंगे तो वो हमें रौंदते हुए निकल जाए, कर्ण सिंह बोला। देवराज चांद के होठों पर मुस्कान उभरी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उनके ट्रक में सोना भरा होगा। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें 1% भी इस बात का चांस हो कि पुलिस उनके पीछे लग सकती है। कर्ण, लाला बोला, एक ही तो कहता है ये। उसके बाद चंद जरूरी खास बातें करने के पश्चात कर्ण सिंह उठ खड़ा हुआ। हम चलते हैं, जब भी जरूरत पड़े हमें। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे? देवराज चांद बोला। क्या मतलब? कर्ण सिंह की आंखें सिकुड़ी। जब तक मैं काम को अंजाम नहीं दे देता तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। मैं नहीं चाहता कि वापस जाकर उदयवीर को यहाँ की बातें बताओ और वो उतावला होकर शुक्रवार को ट्रक के मामले में कोई गड़बड़ कर दे। देवराज चौहान का स्वर शांत था। उदयवीर साहब बच्चे नहीं है जो। मैं ऐसे मामलों में सावधानी पसंद इंसान हूं। मैं नहीं चाहता कि ठीक मौके पर दुश्मनों के साथ साथ अपनों की मुसीबतों से भी मुकाबला करना पड़े। कर्ण सिंह और लाला की नजरें मिली। ठीक है, एक आध दिन की बात है, हमें ऐतराज नहीं करना चाहिए, लाला ने कहा। मैंने कब इनकार किया? कर्ण सिंह मुस्कुराया। अगला दृश्य। शुक्रवार सुबह 10 बजे छड़ी वाले का फोन आया। कहो। तो आज तैयारी पर हो देवराज चौहान? जो बात तुम्हें मालूम हो वो मत पूछो, देवराज चौहान ने उखड़े स्वर में कहा। उसके हंसने की आवाज कानों में पड़ी। कैसे करोगे सब? बताओगे नहीं? जरूरत नहीं समझता। मेरा 25% सोना तो भूले नहीं ना। हम में जो तय हो चुका है वो तय है। ओके, मेरी जरूरत हो तो बोलो। नहीं, कर्ण सिंह और लाला का इंतजाम कर लिया है। अब मेरी जरूरत कहाँ रही? छड़ी वाले का स्वर कानों में पड़ा।
वैसे मुझे साथ रखते तो अच्छा रहता। अगर तुम अपने आप को ना छिपाते तो तुम्हें साथ जरूर रखता। देवराज चाहन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं जानता हूं तुम उस वक्त कहीं आसपास ही रहोगे, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में रखना कि मेरे काम में दखल मत देना। अगर दिया तो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। दखल दिया तो तुम्हारे फायदे के लिए ही दूंगा। नहीं, दूर रहना। मुझे अपने मामला संभालने अच्छी तरह आते हैं। छड़ी वाले की आवाज नहीं आई। सुना तुमने? हाँ, मैं किसी भी स्थिति में तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा। देवराज चाहन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगला दृश्य। देवराज चाहन, जगमोहन, कर्ण सिंह और लाला वहां से जब चलने की तैयारी में थे तो उदयवीर राणा का मोबाइल पर फोन आया। दिन के 12 बज रहे थे। क्या कर रहे हो? उदयवीर राणा का स्वर कानों में पड़ा। बात बोलो। मैंने सोचा तुम्हें याद करा दूं कि आज वो ट्रक आ रहा है। कुछ और? तुम्हें याद है कि उस ट्रक को कहाँ लाना है? जो पहले बता चुके हो उस बात को दोहराओ मत। संभल कर काम करना। तुम्हारी सफलता ही मुझे पार लगा सकती है। अगर तुम कहो तो कुछ आदमी और साथ कर दूं ताकि। जरूरत नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। वो मिनी ट्रक था। मिनी बख्तरबंद ट्रक। ट्रक की बॉडी पर किया गया सफेद पेंट चमक रहा था। बॉडी के दाएं बाएं और पीछे की तरफ नीले पेंट से खूबसूरती के साथ कार्गो एजेंसी का नाम लिखा हुआ था। हाईवे की लंबी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। बख्तरबंद की स्टेयरिंग पर 40 बरस का व्यक्ति मौजूद था, जिसने पैंट कमीज पहन रखी थी। 4-5 दिन की शेव बढ़ी हुई थी। सिर पर पुरानी सी कैप पहन रखी थी। मुंह में कुछ डाल रखा था जिसे जानवरों की तरह चबाया जा रहा था, परंतु उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग सीट पर था। उसकी बगल में 2 गनमैन मौजूद थे। गनमैनों ने सादे कपड़े पहन रखे थे, परंतु उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी। उनके चेहरे कठोर हुए पड़े थे। उनकी जेबों में रिवॉल्वरें थी और सीट के नीचे गनें छिपा रखी थी। आने वाले किसी भी तरह के खतरे के प्रति वो तैयार लग रहे थे। जब रेस्टोरेंट और ढाबे वाली जगह पार हुई तो एक गनमैन कह उठा, अब 15 मिनट में हम शहर में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, दूसरे गनमैन ने सिर हिलाया। 8 घंटों के सफर के दौरान कोई खतरा नहीं आया। ना ही पुलिस की कोई पूछताछ और ना ही कोई और गड़बड़। मुझे तो चिंता थी कि अगर किसी ने लूटपाट की कोशिश की तो गोलियां चलानी पड़ेंगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि खामखा के वहम मत पाला कर। पहले वाला गनमैन कह उठा। किसी को तो तब पता चलेगा जब खबर लीक होगी। तभी तो कोई सोने को लूटने की कोशिश करेगा। ये बात तो डिब्बा बंद है कि ट्रक में सोना आ रहा है। तभी बख्तरबंद का ड्राइवर कह उठा, आजकल डिब्बा बंद चीजों में छेद होता है। ऐसी खबरें नीचे से भी निकल जाती हैं। जोगी साहब ने किसी भी हालत में ये खबर लीक नहीं होने दी होगी। गनमैन बोला। जोगी साहब ना सही, तेरे मेरे जैसे तो बात बाहर कर सकते हैं। हमने तो नहीं की। दूसरा गनमैन बोला। मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, जो हमारी तरह जोगी साहब के आदमी हैं। ऐसी खास बातें किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाती हैं। ड्राइवर ने लापरवाही से कहा। कहता तो ठीक है। पहले वाला गनमैन कह उठा। मिनी बख्तरबंद ट्रक पूरी रफ्तार पर था। रात को बोतल खोलेंगे? एक गनमैन ने दूसरे से कहा। हाँ, दूसरे ने फौरन सिर हिलाया। दिन भर बैठे रहने से शरीर टूट रहा है। मेरा शरीर तो नहीं टूट रहा। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। विस्की पीना शुरू कर दे, फिर शरीर टूटना भी शुरू हो जाएगा, कहकर गनमैन हंसा। तभी ड्राइवर ने बख्तरबंद की स्पीड धीमी करनी शुरू कर दी। दोनों गनमैनों ने देखा, सामने मोड़ था। बहुत खतरनाक मोड़ है।
एक गनमैन ने मुंह बनाकर कहा। तू क्यों हाय हाय कर रहा है? ड्राइवर ने मुंह बनाया। ट्रक तो मैंने संभाला हुआ है। मोड़ करीब आ गया। बख्तरबंद की स्पीड धीमी हो चुकी थी, फिर भी उसकी रफ्तार ठीक ठाक थी। स्पीड और कम कर ले, गनमैन ने कहा। चिंता मत कर। ड्राइवर का पूरा ध्यान ट्रक ड्राइव करने पर था। ट्रक नहीं पलटेगा। मोड़ पास आया। स्पीड कुछ और कम हुई। ट्रक मोड़ पर पहुंचा। ड्राइवर ने फुर्ती के साथ सावधानी से स्टीयरिंग घुमाया। अभी ट्रक के पहिए जरा ही घूमे थे कि पल भर के लिए ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए। दोनों गनमैन भी हक्के बक्के रह गए। उसी पल ड्राइवर को जैसे होश आया। ट्रक रोको, गनमैन चीखा। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक दबा दिए। ट्रक को तीव्र झटका लगा। पहिए घिसटने के साथ साथ ट्रक की दिशा भी बदलती और कानों को फाड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रक पेड़ से जा टकराया। दोनों गनमैनों ने फुर्ती से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गनमैन का सिर ट्रक की बॉडी से टकराया। उसके होंठों से पीड़ा भरी कराह निकली। सिर को हाथ लगाया तो हाथ को चिपचिपाहट सी महसूस हुई। कुछ पल सांसें लेने के पश्चात तीनों ने खुद पर काबू पाया। सब कुछ अचानक हुआ था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ट्रक पर वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया था, वरना वो पलट भी सकता था। तीनों की उलझन और हैरानी से भरी निगाहें बीच सड़क पर जा टिकी। अगला दृश्य। सड़क के बीचों बीच खून से सनी लाशें पड़ी थी, जो कि हकीकत में करण सिंह था। बाजार से खून खरीदकर छोटी छोटी थैलियों में भरकर कमीज के भीतर छाती से थैलियों को बांध लिया, और जब देवराज चौहान ने इशारे से बख्तरबंद ट्रक के आने का इशारा किया तो फौरन पेट के बल लेटकर उन थैलियों को फोड़ लिया था कि देखने में मरा हुआ लगे। उसके 3 कदम के फासले पर लाला ने देवराज चौहान की बाहें सख्ती से पकड़कर पीछे की तरफ कर रखी थी, और सामने की तरफ खड़ा जगमोहन चेहरे पर गुस्सा समेटे हाथ में थमे चाकू से देवराज चौहान की छाती और पेट पर वार कर रहा था, जबकि हकीकत में वार के बहाने जगमोहन देवराज चौहान के कपड़ों के भीतर बंधी खून की थैलियों को फोड़े जा रहा था, और देखने में ऐसा लग रहा था मानो चाकू का वार करने से खून निकला जा रहा हो। देखने वाले के लिए दिल धड़का देने वाला नजारा था। वैन ड्राइवर और दोनों गनमैन आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। तभी उनके कानों में जगमोहन का खतरनाक स्वर पड़ा। फेंक दो साले को, कहता हुआ वो पीछे हटा। लाला ने देवराज चौहान की बाहें छोड़ी तो देवराज चौहान ऐसे नीचे गिरा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, वो मर गया हो। फिर ड्राइवर और दोनों गार्डों को देखते देखते जगमोहन और लाला सड़क से ढलान पर उतरते हुए नजरों से ओझल हो गए। आखिर तक दौड़ते कदमों की आवाजें उनके कानों में पड़ती रही। उनकी निगाहें सड़क पर पड़ी लाशों पर फिरती रही। तभी एक गनमैन हड़बड़ाहट वाले अंदाज में कह उठा, ट्रक को बैक कर और निकल ले यहां से। इन शब्दों पर दूसरे गनमैन और ड्राइवर को जैसे होश आया। जल्दी कर, दूसरा गनमैन बोला। भीतर सोना भरा पड़ा है, पुलिस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तब तक ड्राइवर ट्रक को स्टार्ट कर चुका था, फिर बैक करने लगा। बैक करके ठीक तरह से ट्रक को सड़क के बीचों बीच सीधा किया तो तीनों की निगाहें पुनः सड़क पर जा टुकी। जल्दी कर, गनमैन ने दांत भींचकर कहा। लाशें इस तरह सड़क पर पड़ी हैं कि लाशें इस तरह सड़क पर पड़ी हैं कि ट्रक नहीं निकल सकता। ड्राइवर सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोला। नहीं निकल सकता तो लाशों के ऊपर से ट्रक निकाल ले, मरे ही तो पड़े हैं। ड्राइवर ने सख्त निगाहों से गनमैन को देखा। लेकिन पुलिस को कौन समझाएगा कि हमने लाशों के ऊपर से ट्रक निकाला है? ड्राइवर ने कड़वे स्वर में कहा। वो तो वही समझेंगे कि हमने 2 इंसानों को ट्रक से कुचल दिया है। इसमें पुलिस कहां से आ गई? ज्यादा सयाना ना बन, ड्राइवर ने पहले जैसे स्वर में कहा। ट्रक में सोना भरा पड़ा है, ऐसे में हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहियों के डिजाइन में खून, गोश्त और बाल फंस जाते हैं, जिन्हें 10-20 दिन बाद भी बरामद किया जा सकता है।
ट्रक इन लाशों के ऊपर से चढ़ाया और आगे से पुलिस आ गई, या आते जाते वाहनों ने देखा और ट्रक का नंबर देख लिया, या किसी के पास रिवॉल्वर हुई और उसने ट्रक के पहिए पर गोली मार दी, तो तब क्या करेंगे? सोने के साथ फंस जाएंगे। दोनों गनमैनों की निगाहें मिली। ऐसा कुछ नहीं होगा, गनमैन बोला। तू ट्रक चला। गड़बड़ हो गई तो जोगी साहब को तू जवाब देगा। इन शब्दों के जवाब में गनमैन कुछ न कह सका। यह ठीक कहता है, दूसरे गनमैन ने कहा। लाशों पर से ट्रक ले जाना ठीक नहीं है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि ट्रक में पड़े सोने को किसी तरह का खतरा पहुंचे। 2 पलों तक वहां बेचैनी से भरी चुप्पी छाई रही। उनकी निगाहें खून से सनी लाशों पर फिर रही थी। तुम दोनों नीचे उतरो, ट्रक ड्राइवर तेजी से बोला। इससे पहले कि कोई आए, सड़क पर पड़ी लाशों को खींचकर एक तरफ करो, ताकि हम लोग यहां से निकल चले। दोनों गनमैनों की निगाहें मिली। यही रास्ता बचा है अब, कहने के साथ ही गनमैन दरवाजा खोलकर ट्रक से नीचे कूदा। दूसरा भी ट्रक से बाहर आ गया। दोनों तेजी से लाशों की तरफ बढ़े। जो ही उन्होंने अपने अपने हिस्से की लाश को घसीट कर किनारे की तरफ करना चाहा, तभी लाश बने पड़े देवराज चौहान और कर्ण सिंह उन पर झपट पड़े। दोनों गनमैन हड़बड़ा उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि यह सब हो क्या गया। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर चौंका। उसे समझते देर न लगी कि गड़बड़ है। देवराज चौहान ने अपने हिस्से में आए गनमैन के पेट में 3-4 घूंसे मारे और उसे सिर से ऊपर उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। कर्ण सिंह को गनमैन से भिड़ाकर देवराज चौहान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। ट्रक चलाने वाले के लिए इतना वक्त बहुत था। सड़क के एक तरफ का हिस्सा खाली हो चुका था और उसका ट्रक स्टार्ट था। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और गियर डालते हुए एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। ट्रक को तीव्र झटका लगा और तीर की तरह ट्रक आगे को दौड़ा। देवराज चौहान की निगाहें फौरन ट्रक की तरफ घूमी। ट्रक सिर पर आ चुका था। 2 पलों में ही ट्रक ने उनसे टकरा जाना था। देवराज चौहान ने कर्ण सिंह की बाह पकड़ी और सड़क के किनारे की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन वह गनमैन कुछ नहीं समझा। ट्रक वेग के साथ उससे टकराया और उसे कुचलता हुआ तूफानी रफ्तार से दौड़ता चला गया। देवराज चौहान और कर्ण सिंह जल्दी से उछले खड़े हुए। ट्रक जा रहा है, कर्ण सिंह के होठों से निकला। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तभी पीछे से आने वाले वाहन की आवाज उनके कानों में पड़ी। गर्दन घुमाकर देखा तो कार को जगमोहन ड्राइव कर रहा था। बगल में लाला बैठा था। कार रुकते ही वो दोनों भीतर बैठे तो जगमोहन ने कार दौड़ा दी। साला ड्राइवर ट्रक ले उड़ा, लाला ने शब्दों को चबाकर कहा। बचकर नहीं जा सकता, जगमोहन ने दांत भींचे। चेहरे पर सख्ती समेटे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मिनट भर में ही आगे जाने वाला ट्रक नजर आने लगा। हमने, कर्ण सिंह बोला, इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ड्राइवर ट्रक लेकर खिसक सकता है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। उसकी निगाह आगे दूर दिखाई दे रहे बख्तरबंद ट्रक पर थी।